नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में मनदीप और आज हमारे साथ में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी, बहुत स्वागत है नमस्कार, आपका। नमस्कार, नमस्कार। अक्सर लोगों ने आपको टेलीविजन पर डिबेट्स करते हुए देखा है। आज पॉडकास्ट में वो जानेंगे कि आप पर्सनली कैसे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अनुराग, जिंदगी के कितने रंग? पर्सनली अनुराग भदौरिया कैसे? मुझे लगता है अगर लोगों की ज़िंदगी में रंग नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में रंग होने बहुत ज़रूरी है ना, कि आपको खुल के हंसना है और मुस्कुराना है, लोगों से मिलना है, याराना संबंध दोस्तों के साथ रखने हैं, आपको स्पोर्ट्स भी करना है, आपको पिक्चर भी देखनी है, आपको दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जाना है और लोगों के साथ बैठ के आपको बातें भी करनी है। तो आपको ज़िंदगी के हर रंग होंगे तभी आप अपने जो जीवन में जो कार्य कर रहे हैं वो पूरी तरह कर पाएंगे। एक रंग की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। ज़िंदगी में कई रंग होने चाहिए, तभी आप लोगों की ज़िंदगी में रंग भर पाएंगे। ठीक है अनुराग जी, मी टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं ना आपको टीवी पर आप डिबेट करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक इमेज बन गई है। पर्सनली या मी टाइम किस तरह से आप अपने? मैं तो बहुत अर्ली राइजर हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठने वाला हूँ। सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे उठने के बाद हम ज़्यादातर घोड़ों पे चले जाते हैं, चूँकि पोलो खेलता हूँ तो राइडिंग करनी होती है मुझे। किसी दिन टेनिस खेलने चले जाते हैं, किसी दिन क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, फिर खेतों पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद लौट के आए 8 साढ़े 8 बजे तक, फिर तैयार हुए और फिर अपने जो काम होते हैं, राजनीतिक कार्य होते हैं, वो सारा दिन करते रहते हैं। फिर शाम को अपने जो काम ख़त्म होने के बाद फिर अपने जो दोस्त हैं उनके साथ मिलना, फिर वही हंसी बातें करना, फिर वही एक ज़िंदगी है जो आप जीते हो। फिर टीवी डिबेट आ जाता है, फिर टीवी डिबेट के बाद आपको जो समय मिलता है तो आप खुद के लिए मैं खूब जीता हूँ। खुद के लिए मैं कोशिश करता हूँ, जब मैं खुद के लिए जी पाऊँगा तभी मैं किसी की मदद कर पाऊँगा। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, पोलो एक बहुत खतरनाक गेम है, उससे कैसे दिलचस्पी, मतलब उससे कैसे जुड़ाव हो गया? कहते हैं ना, खतरों से खेलने का ही शौक़ हमेशा से रहा है। क्योंकि मेरा जन्म चंबल में हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि चंबल में जिस तरह के लोग रहते थे, क्या इलाका था उस समय। जब हमारा जन्म हुआ था उस समय तो दूर दूर तक सड़क भी नहीं थी, और क्या वो गोलियों की गूंज जब तब सुनाई पड़ती थी बीहड़ में। तो बीहड़ में पैदा होने के बाद वो जो हमेशा उस जो माहौल में मैंने बड़ा होना अपने आप में एक चैलेंज होता है। उस चैलेंज से बड़े होकर जब यहाँ तक पहुँचे हैं तब अब ये सब चीज़ें बहुत छोटी नज़र आती है। तो इसलिए हमेशा से एक रिस्क लेने का, एक खतरे से खेलने का शौक़ रहा है। वरना इतना आसान कहाँ है आज के दिनों में राजनीति करना भी। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर एक राजनीति का सवाल मैं पूछ लेती हूँ। आपने चंबल का जिक्र किया, आप उस चंबल की बात कर रहे हैं। मैं एमपी से हूँ, मैं आज का चंबल देख रही हूँ। काफ़ी टाइम से बीजेपी की सरकार है। हाँ। संतुष्ट है आज का चंबल को देखकर? नहीं, समय के अनुसार बात बीजेपी और समाजवादी की नहीं है। समय से बहुत से चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हुआ। अब वो चंबल इस चंबल में कितना फ़र्क है ये भी हमें आपको देखने को मिल रहा है। अब वो बीहड़ उतने ख़तरनाक नहीं हैं। अब रोड्स बन गई हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, तो सब कुछ ज़िंदगी थोड़ी आसान हुई है। लेकिन अभी भी बीहड़ तो बीहड़ ही है। अभी भी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो बहुत कम परिवर्तन हुआ है। ज़िंदगी अभी भी लोगों की वहाँ अभी भी बहुत कष्ट में है। जैसा आप जानती होंगी, अगर आप मध्य प्रदेश की हैं तो आप समझती होंगी इस बात को। ठीक है, अखिलेश यादव का जिक्र कर लेते हैं। अनुराग भदौरिया की जब बात होती है तो बात अक्सर होती है। अब ऐसे में मैं चाहूंगी, अखिलेश यादव से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? आप देखो, और रिश्ता कैसा है? देखिए, रिश्ता तो जो एक गांव घर के लोगों के साथ होता है, अपनापन। हालांकि शहरों में अब अपनापन नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग एक जगह से बिलोंग करते हैं, एक बोली भाषा एक है, समाज एक है, गांव घर एक है, ज़िला एक है, तो जाहिर सी बात होती है कि एक अपनापन तो रहेगा ही। बहुत कुछ अगर जैसा भी हो, आदमी अपनों के साथ तो हमेशा खड़ा होता है। तो वो हमेशा हमारे साथ ही नहीं, वो भी लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे। अपने जो उनके जितने भी पुराने साथी रहे हैं, वो आज भी इतने बड़े पद पे जाने के बाद आज तो चीफ मिनिस्टर भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम लोग तो जानते हैं जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे और एमपी भी नहीं थे, लेकिन उनका व्यवहार तब भी वैसा ही था और व्यवहार अपनों के लिए आज भी वैसा ही है। व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये पहली मुलाकात कैसे हुई? वही मैंने कहा, वो तो याद भी नहीं रहा।
अब इतनी साल हो गए, अब मुलाकातें कहाँ याद रहती, कैसे हुई नहीं अच्छा, हुई। कुछ ऐसा किस्सा आप अखिलेश यादव जी के साथ में रहा हो आपका? बहुत सारे साथ में सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जब पहला चुनाव लड़ रहे थे और जब चुनाव में थे तो हम लोग क्या करते थे, गाड़ी से उतरे और तब पहली बार सब राजनीति में थे तो पैर छूना शुरू करते थे। अब फिर ये देखते नहीं थे कि क्या पैर गांव में उतरे और गांव में उतर के वोट मांगते मांगते किन के पैर छू रहे हैं। तो उसमें जो छोटे भी होते थे उनके भी छूते चले जा रहे हैं। तो बाद में पता चलता था, वो तो हमसे कहता दादा हमारे क्या छू रहे, हम तो छोटे हैं। हमने कहा तुम्हारी तरफ देखो ही ना, हमने पैर ही छूते चले जा रहे। तो जब उसने कहा, अरे दादा हम छोटे हैं तुमसे, तब वो वाकया याद आता है। और सबसे मज़ेदार बात होती है कि जब वो उस समय छत पे खड़ी होकर जो महिलाएं होती थी गांव की, वो अखिलेश जी को देखने के लिए बड़ी परेशान। अच्छा, सारे लड़के होते थे, अच्छा सभी कुर्ता पाजामा पहने होते थे। तो उनमें से जो महिलाएं तो आपस में बात करती थी, वो जो बीच में चल रहे हैं ना, वो मुलायम के लहुआ हैं। तो लहुआ मतलब उनके बेटे। तो लोगों में इतनी ललक थी उनको देखने के लिए, चूँकि छत से जो हमारे रिश्ते में माँ लगती होंगी, दीदी लगती होंगी, बहनें, वो दूर से देख के इतनी खुश होती थी कि मुलायम सिंह जी के बेटे हैं। तो वो जो हम लोगों को एहसास हुआ उस समय, तब तो हम लोग राजनीति में इतने थे नहीं, तो जानते नहीं थे इसकी वैल्यू क्या है। तब नेताजी की वैल्यू और अखिलेश जी की वैल्यू का एहसास हुआ कि वाकई नेताजी के बेटे हैं और इनके अंदर भी एक करिश्मा है जो लोग परेशान हैं देखने को। उस समय एहसास हुआ। कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? उनके लिए बस मैं हमेशा एक ही गाना गुनगुनाता हूँ, क्योंकि वो हमेशा लोगों के दर्द तकलीफ़ को बांटने की आदत है। लोगों को हमेशा अपनाते हैं वो। उनके पास जो भी होगा, अगर उनकी जेब में 500 रुपये भी हैं, हम लोगों को याद है, तो अगर उनसे मांगो तो वो 500 रुपये भी अपनी जेब से निकाल के दे दिया करते थे। और वो ये ना सोच के कि हमने दे दिया, आगे शाम कैसे कटेगी, औरों को कैसे मदद होगी। जो आया कमज़ोर व्यक्ति या कोई भी साथी ने मांगा तो दे दिया। तो इसलिए हमेशा कहते हैं उनके लिए, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मानो अपनी जेब से फ़कीर हैं, फिर भी यारो दिल के अमीर हैं। यानी कि दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है। और आप जो भी कोई परेशान, गरीब, कमज़ोर व्यक्ति उनके पास आता है तो उनका दिल बहुत बड़ा होता है। ये उनकी खासियत है। तो ये गाना मैं उनके लिए हमेशा डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि वो दिल बहुत बड़ा है। इतने बड़े दिल के नेता तो मैंने शायद ही अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। हम लोग इतने नेताओं से मिलते हैं, इतने नेता दूसरे दलों के भी मिलते हैं कहीं इधर उधर, लेकिन वो बात नहीं है। और दूसरे दल के नेता भी कहते हैं, जो बात तुम्हारे नेता में है वो हमारे नेताओं में भी नहीं है। ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा तो उनकी गज़ब की तारीफ़ है। आपको रील बनाने का बहुत शौक है? चूँकि लोगों को ऐसा लगता है मैं रियल लाइफ जीता हूँ, रियल लाइफ लोगों को रील नज़र आने लगती है। चूँकि वो रील बनाने के लिए वो काम करते हैं जो काम मैं अपना खुद करता हूँ, जैसे पोलो खेलना, खेती करना, गाना गुनगुनाना, या रिक्शा चलाना, या हमें मन आ जाएगा तो हम रोड पे पैदल चल देंगे झंडा लेके। तो हम जनरली जो काम करते हैं वो लोगों को रील नज़र आती, क्योंकि वो लोग रियल लाइफ में नहीं करते, हम वो रियल लाइफ में करते हैं, इसीलिए उनको रील नज़र आती है। तो क्योंकि ज़िंदगी में किसी ने खेती की नहीं तो क्या समझेंगे खेती का मतलब क्या होता है। इसलिए मेरी ज़िंदगी रियल ही रील है। लेकिन आपके आलोचक ये कहते हैं कि आप ये सब कुछ रील बनाने के लिए करते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको तो कहना ही है। अब वो कुछ नहीं कर पाते तो हमारे लिए कहेंगे। हम कहते तुम भी खेत में काम कर लो, किसने रोका है। अगर हम ट्रैक्टर चलाते हैं, हम कटाई करते हैं, हम जुताई करते हैं तो तुम भी कर लो। अगर हम रिक्शा चलाते हैं तो तुम भी चला लो। अगर हम भाषाओं में अपनी बातें कर लेते हैं, अब जैसे कोई मुझे बंगाली मिल जाता है तो मैं उससे बंगाली भाषा में बात करता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ, दादा तुम्हें केमन आछो, तुम्हारा फैमिली तो सब भालो। तो कहता है दादा मी खूब भालो। तो साथ में जो आदमी खड़ा होता है बोलता है, अरे ये देखो ये एक्टिंग कर रहे हैं। अरे भाई मैं बंगाली बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ दादा तुम कैसे हो, तुम्हारी फैमिली तो सब भालो न की, पढ़ाशोना भालो छेले में भालो पढ़ाशोना कोच्छे कि कोच्छे ना, माँ बाप भालो आछे। मैं पूछ रहा हूँ माँ बाप कैसे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे। तो इसमें कहाँ है, ये तो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं बांसुरी बजा रहा हूँ तो बांसुरी बजा रहा हूँ ना,
अगर मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ तो चलाता हुआ दिखता हूँ, खेलता हूँ तो खेलता हुआ दिखता हूँ। जैसे मैं बिहार में अभी, जैसे आप बिहार में जाओ तो बिहार में अलग अलग ज़िले में अलग अलग भाषाएं हैं। तो वो अगर मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं बहुत, भोजपुरी में भी कई भाषाएं हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जौनपुर अलग है भाषा, बलिया की अलग है, देवरिया उससे मिलेगी, गाजीपुर की थोड़ी सी अलग हो जाएगी, बनारस की थोड़ी सी अलग है। बनारस में कहेंगे का मर्दे का करता हुआ, वो हुआ लगा देते हैं, का हो मर्दे सब ठीक बाना। और अगर वही आप चले जाओगे थोड़ा सा देवरिया साइड में तो ठीक बानू नू लगा देंगे। तो वो अगर थोड़ा इधर की तरफ आओ, इधर बलरामपुर और गोंडा की तरफ, तो बाटे ठीक बाटे खाद बाटें, तो बाटें लगा देते। तो वो भाषाओं का फ़र्क है। जैसे आप अगर गिरिडीह जाओ बिहार में एक जगह, तो उनके बाप अपने बेटे को पता कैसे बोलता है, डांटता है तो दत दिन 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 सारा दिन घूमे, सारा दिन घूमे, काम न करती तो कहते कि कमाते नहीं, कमाते नहीं, कमाते हैं, कमाते तय कहते हैं। मतलब कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, सारा दिन घूमते रहते हो दिन दिन। अब इसमें क्या रील है भाई, मुझे आता है तो मैं करता हूँ, आपको आता है तो आप भी करो। किसने आपको रोका है, किसने आपको रोका है? कई बार मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे लगता है सबको काम आना चाहिए और करना चाहिए। भोजपुरी तो बहुत मीठी भाषा है। भोजपुरी का मज़ा ही अलग है, मुझे तो बहुत पसंद है। खैर भोजपुरी मैं तो, मेरी तो खुद की भाषा ब्रज की है, क्योंकि हम तो ब्रज के हैं तो हमें तो ब्रज पसंद है और बचपन से बोलते आ रहे हैं। बट भोजपुरी मुझे बहुत पसंद है। मैं भोजपुरी, मुझे गाने भी पसंद हैं और भोजपुरी भाषा भी पसंद है और भोजपुरी कल्चर भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, खींचता है। छठ की बात की जाए तो वो जो 3-4 दिन का पर्व होता है, वो मैं छठ मनाता भी खूब धूमधाम से हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अश्लील गाने अनुराग जी को बहुत पसंद है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो गाने पसंद नहीं है, भोजपुरी पसंद है। तो भोजपुरी में जब कभी कोई गाने की बात होती है तो मैं कभी कोई मुझसे पूछता है कि आप भोजपुरी के गाना सुनाओ, तो मैं बोलता हूँ कि उसी को अपने हिसाब से गा देता हूँ। बलिया ही ले, गोरखपुर ही ले ला रे भैया, चले जब साइकिलिया तो पूरा यूपी ही ले ला रे भैया, चले जब साइकिलिया तो हम अपने हिसाब से बोल लेते हैं कि गोरखपुर ले ले, बलिया ही ले। भोजपुरी का कोई सेलिब्रिटी की अगर मैं बात कर लूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा अब तो सुपरस्टार हो गए हैं भोजपुरी में भी, कोई एक जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे अगर मैं कुछ हद तक खेसारी को पसंद करता हूँ और मुझे थोड़ा सा उनके गाने, भाषा और मुझे पसंद आती है। खेसारी लाल तो थोड़ा ज़मीन से भी हमेशा जुड़े रहते हैं। हाँ, मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज पसंद है और उसका जो काम करने का तरीका है मुझे बहुत पसंद है। तो ज़िंदगी में सब चीज़ें तो चलती रहती। मैंने कहा ना, ज़िंदगी के रंग होने चाहिए और मैं तो सभी से कहूँगा, ज़िंदगी खुल के जियो। जितना खुल के जियोगे उतनी आप लोगों की मदद कर पाओगे, और जितने ही आप संकीर्ण भावना से जियोगे, जितने ही आप अपने आप को बंद करने की कोशिश करोगे, आप उतनी ही किसी की मदद नहीं कर पाओगे। आपको जीना खुले दिल से, यही हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, संस्कार है। क्योंकि किसी भी कल्चर का व्यक्ति हो, किसी भी रीजन का हो, उससे खुल के रहने का अधिकार है और खुल के रहना भी चाहिए। और खुल के रहेगा तो ही खुल के किसी की मदद कर पाएगा। अनुराग जी, खाने में क्या पसंद है? खाने में अगर मैं सही पूछा जाए तो बचपन से तो मैं बाजरे की रोटी और अपने जो गाय का दूध होता था उसी बाजरे की रोटी मीच के और गुड़ डाल के खाया करता था, मुझे बहुत पसंद था। और आप तो मैं देखती हूँ एक्सरसाइज को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस दिखते हो। आपने अभी हाल ही में अखिलेश जी का बर्थडे था तो आपने योगा करके उनको बर्थडे मुझे क्योंकि वो खुद फिट रहते हैं बहुत, तो मुझे लगा कि इतने बड़े व्यक्तित्व को, जितना उनका इतना बड़ा कद है, हम क्या दे सकते हैं। जो चूँकि फिट खुद ही हैं तो मैंने कहा उनको उनकी जब जिस तरह की एज होती है उतने पुशअप लगा देता हूँ, उतने सेकंड का हेड स्टैंड कर देता हूँ या योगा का कुछ कर देता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे विश्वास है उन्हें भी अच्छा लगता होगा। क्योंकि तो कुछ आपको रिप्लाई तो करते होंगे ना? हाँ, रिप्लाई क्या, वो अच्छा किया, उनकी तो रिप्लाई क्या होगी, जब इससे ज़्यादा क्या रिप्लाई करेंगे। अच्छा किया, और चूँकि वो फिटनेस फ्रीक हैं, उनको भी ये चीज़ें पसंद है, वो भी स्पोर्ट्समैन हैं, तभी वो स्पोर्ट्स स्पिरिट है ना उनके अंदर में। मैं तो इतना ही कहूँगा, इस देश के अंदर में हर नेता को, कोई भी नेता जो स्पोर्ट्स खेलता होगा वो ज़रूर जनता की बात करता होगा, जनता के हित की बात करेगा। क्योंकि स्पोर्ट्स स्पिरिट एक ऐसा शब्द है कि जिससे लोगों के अंदर में हमेशा अपनेपन की भावना पैदा होती है। इसीलिए तो स्पोर्ट स्पिरिट बोलते हैं ना, खेल भावना जो होती है वो खेल से ही आती है। तो मुझे लगता है वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं
तो जब वो अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और गज़ब का फुटबॉल खेलते हैं, जादू की तरह खेलते हैं, शायद मुझे लगता है देश को कभी उनका फुटबॉल देखना चाहिए और कभी ऐसा मौका मिलना चाहिए कि कभी वो फुटबॉल खेल के मैं तो आप लोग से सबसे कहूँगा कि एक फ़ुटबॉल मैच रखना चाहिए जिससे उन्हें स्पेशल गेस्ट होना चाहिए, फिर उनके पैर का जादू देखिए कितना बढ़िया खेलते हैं, वो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसे जो, और आजकल टेनिस भी बहुत अच्छी खेलते हैं। तो जो खिलाड़ी है वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा और लोगों की भला करने की सोचेगा। अब तो स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लोग भी अब काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अनुपमा जी का गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये गाना ऑब्वियसली उनका जो गाना मैंने सुना था, मुझे याद है, मुझे गाना तो मुझे उतना वो आया नहीं, मुझे वो गाना चूँकि हमारे था दिल हुम करे, जो गाना है दिल हुम करे घबराए। अब वो चूँकि गाना इतना टिपिकल है कि मैं गा नहीं पाऊँगा, बट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें लयकारी बहुत है, मुर्कियाँ बहुत है, गले का काम बहुत है, तो हम जैसे लोग तो नहीं गा सकते ना उसको। अच्छा, तो चलिए मैं चाहूँगी कि अब तो हमारे चैनल पे एक भोजपुरी बुलेटिन भी शुरू हो गया है, आपने अगर देखा होगा, तो हमारी भोजपुरी ऑडियंस के लिए जाते जाते एक भोजपुरी गाना आपकी तरफ से। पहली बार ये हम देख ली ही कि ई है खबर बा, एगो चैनल शुरू होले बा न्यूज़ 18 पे, रउआ सबके बोला तानी कि सब कम से कम सब लोग इस चैनल के सब्सक्राइब करी हैं और टीवी चैनल पे देखी हैं, तो कम से कम हमारे भोजपुरी के प्रचार प्रसार हुई। धन्यवाद। अनुराग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था अनुराग जी का पॉडकास्ट। मुझे लगता है कि आपने एक अलग पर्सनैलिटी अनुराग जी की देखी होगी और इसी के साथ में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।